again most welcome aspirant in our STS learning classes. I hope all are fine and working good. तो जैसे एस्पिरेंट हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहले पार्ट कवर कर लिया था। इसमें हमने नाउन पढ़ा था, प्रोनाउन पढ़ा था, एडजेक्टिव पढ़ा था। तो आज बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कवर करेंगे। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा। अगर आपको पहला पार्ट पसंद आया हो तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर। तो दोस्तों हमारा दूसरे पार्ट में पहला टॉपिक क्या बनता है? वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। ठीक है, तो बेसिक चीज पहले वर्ब की डिफिनेशन समझते हैं। फंक्शन को अभी दूर रखते हैं और इसके आइडेंटिफिकेशन को दूर रखते हैं। पहले हम इसको वर्ब की डिफिनेशन समझते हैं कि वर्ब होता क्या है। तो दोस्तों वर्ब का सिंपल डिफिनेशन आप समझिए, द वर्ड्स व्हिच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। ऐसा शब्द जो वाक्य के काल के साथ साथ बदलता है वही आपका हो जाता है क्रिया। ठीक है, the words changes according to change with the word changes according to change with the tense of the sentence। ठीक है, तो इस तरह से डिफिनेशन आपने समझा कि मतलब ऐसा शब्द जो कि वाक्य के काल के साथ साथ बदलता है वही आपका होता है क्रिया। द वर्ड्स व्हिच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। तो इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि ही गोज टू स्कूल। ये सेंटेंस किसमें है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेंटेंस लीजिए, ही वेंट टू स्कूल। ये है सिंपल पास्ट में। अब तीसरा सेंटेंस लीजिए, he will go to school। तो यहां पे आप देखिए he to school, he to school, he to school, ये सारे वर्ड्स कॉमन है। बदल क्या रहा है? यहां पे बदल क्या रहा है? गोज बदल रहा है, वेंट हो रहा है और विल गो हो रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में गोज का उपयोग हुआ जाने के लिए और सिंपल पास्ट में वेंट का यूज हुआ और सिंपल फ्यूचर में विल गो का यूज हुआ। तो आपने क्या देखा? सेंटेंस के टेंस जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे ये शब्द बदल रहा है और जो बदल रहा है वही आपका है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब का डिफिनेशन ये होता है कि मतलब the words changes according to the change with the tense of the sentence। तो इस तरह से आपने वर्ब का डिफिनेशन समझ लिया। तो वर्ब का डिफिनेशन तो आपने समझ लिया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा हमारा। हमें समझना क्या है कि वर्ब्स को हम पहचानेंगे कैसे, फंक्शन क्या है वर्ब का। तो हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ द वर्ब। फंक्शन ऑफ द वर्ब क्या होता है? ठीक है, फंक्शन ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझिए, द वर्ड्स व्हिच कन्वे एन एक्शन ऑफ द ऑकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग, दैट इज कॉल्ड वर्ब। दैट इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ द वर्ब। ठीक है, कि मतलब जो शब्द आपके किसी वाक्य में किसी कार्य को बताते हैं या किसी शब्द के अस्तित्व को बताते हैं वही आपका होता है वर्ब। वही होता है फंक्शन आपका वर्ब का। तो वर्ब का फंक्शन क्या क्या हुआ? किसी कार्य को बताना और साथ ही साथ किसी शब्द के अस्तित्व को बताना। तो इसका डिफिनेशन फंक्शन ऑफ द वर्ब का आप डिफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, द वर्ड्स which convey an action of
occurrence or state of being in a sentence। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया? इस प्रकार से तो वर्ब दो प्रकार के हो गए। ठीक है, क्या क्या वर्ब के दो टाइप हो गए? पहला हो गया एक्शन वर्ब और दूसरा हो गया स्टेटिव वर्ब। ठीक है, पहला हो गया एक्शन वर्ब और दूसरा हो गया स्टेटिव वर्ब। अब एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं। एग्जांपल, राज लाइक सिमरन। ओके, राज लाइक सिमरन। तो यहाँ पे लाइक्स क्या बता रहा है? क्या आपको कोई क्रिया बता रहा है? बस यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? राज सिमरन को पसंद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कोई क्रिया बता रहा है? नहीं, यहाँ पे बस बताया जा रहा है कि राज सिमरन को पसंद करता है, जो कि स्टेट ऑफ बीइंग है राज का। तो ये स्टेटिव वर्ब हो गया। आई एम अ टीचर। तो क्या है एम यहाँ पे? क्या आपको कोई एक्शन बता रहा है? मैं एक टीचर हूं, मैं एक अध्यापक हूं। तो क्या एम यहाँ पे कोई आपको एक्शन बता रहा है? कोई क्रिया हो रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रहा। यहाँ पे एम का बस यह मतलब है कि वह मेरे अस्तित्व को बता रहा है, कि मेरे स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है कि मैं एक टीचर हूं। तो ये हो गया स्टेटिव वर्ब। और इसी प्रकार से दूसरा एक्शन वर्ब का एग्जांपल लेते हैं। he works hard। ओके, यहां पे क्या है? वह कठिन परिश्रम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क्स आपका एक्शन बता रहा है, किसी कार्य को बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। आप यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, ही वर्क्स हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड फॉर हिज सक्सेस। ओके, वो अपनी सफलता के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए वर्किंग क्या है? वर्किंग आपका क्या है? यहाँ पे वर्किंग कार्य को दिखा रहा है कि वो कठिन परिश्रम कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है। तो यहाँ पे वर्किंग आपका कार्य बता रहा है, एक एक्शन बता रहा है। तो ये हो गया आपका एक्शन वर्ब। ठीक है, इसी तरह होता है जैसे कि सैम रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। सैम स्कूल पे समय से पहुंचता है। तो यहाँ पे भी रीच्ड आपका हो गया एक्शन वर्ब। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो समय पे पहुंचता है, वहां पे कार्य को बताया जा रहा है, पहुंचने को बताया जा रहा है। तो वहां पे भी रीच्ड हो जाएगा आपका एक्शन वर्ब। तो इस तरह से आपने वर्ब का डिफिनीशन और वर्ब का फंक्शन पढ़ लिया। इसके बाद हमारा आता है एडवर्ब। वर्ब समझने के बाद आपको समझना है एडवर्ब, जो कि हमारा पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच है। द फिफ्थ नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा फिफ्थ नंबर क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब को आपने बचपन में पढ़ा होगा, चाहे हिंदी में इसे पढ़ा जाता है क्या? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। पर क्या आपको ये सही लगता है? क्रिया विशेषण क्या एडवर्ब बस वर्ब की भी विशेषता बताती है, क्रिया की बस विशेषता बताती है? नहीं, वर्ब जो है हमारा अब क्रिया के साथ साथ आपका एडजेक्टिव की साथ ही साथ अपने आप की विशेषता बताता है। द वर्ड्स विच क्वालिफाई और मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव और इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, तो ये अब एडवर्ब किसको बताता है? द वर्ड्स
which qualify or modify a verb, an adjective or itself. ये होता है एडवर्ब, ठीक है, ये होता है आपका एडवर्ब। अब एडवर्ब के लिए एग्जांपल लेते हैं हम। He is slow, he is working slowly, वह धीरे धीरे कार्य कर रहा है, ठीक है। He is working slowly, तो यहाँ पे वर्किंग क्या है, वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब, तो स्लोली क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं। he works slowly, he works very slowly, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जांपल लीजिए, ही वर्क्स वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे कार्य करता है, ठीक है। तो वर्क्स क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया, ठीक है। वर्ब कैसा होगा, ये एक्शन वर्ब है, जैसे कि हमने बताया था, जब एक्शन होता है तो एक्शन वर्ब होता है, कोई कार्यवाही होती है, तो यहाँ पे हो गया एक्शन वर्ब, ठीक है। उसके बाद वह कार्य धीरे वह बहुत धीरे कार्य करता है, तो वह कार्य कैसा करता है, धीरे करता है, बहुत धीरे करता है। तो पहले धीरे करता है, तो वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, स्लोली, कि वह धीरे करता है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ये आपका कार्य की स्पीड को बता रहा है ना, कि वह धीरे करता है। अब ये वेरी क्या होगा फिर, यहाँ पे वह बहुत धीरे कार्य करता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह धीरे तो कार्य करता है, लेकिन बहुत धीरे कार्य करता है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। यहां पे आप फिर देखेंगे कि ये स्लोली एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है। पहले तो यहाँ पे इसने वर्ब को क्वालिफाई किया, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा जाता है कि एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और अपने आप को भी क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है और एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। He is a very slow walker. यहाँ पे आप पहचानने की कोशिश कीजिए। सब्जेक्ट हो गया, आपका वर्ब हो गया, ठीक है, स्टेटिव वर्ब हो गया यहाँ पे, और आपका आर्टिकल हो गया। आर्टिकल किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को, तो वर्कर आपका नाउन हो गया। नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ठीक है, नाउन की विशेषता स्लो बता रहा है कि वह एक स्लो वर्कर है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। अब वो वेरी स्लो वर्कर है, ठीक है। यहाँ पे स्लो को भी क्वालिफाई कौन कर रहा है, वेरी, और वेरी क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। स्लो को कौन क्वालिफाई कर रहा है, वेरी, बहुत धीरे। तो यहाँ पे आपने देखा कि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब, तो यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और अपने आप को क्वालिफाई करता है। तो इस तरह से आपने एडवर्ब को पहचानना सीख लिया है। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन और कंजक्शन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। कभी कभी लोग प्रीपोजिशन को ही कंजक्शन और कंजक्शन को प्रीपोजिशन समझ लेते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझना है प्रीपोजिशन क्या होता है।
ठीक है। प्री प्लस पोजीशन इसमें पहले ही से लगा, प्री प्लस पोजीशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी न किसी के पहले मतलब ये पोजीशन लिया होगा। तो ये जनरली प्रीपोजिशन का आप डेफिनेशन ऐसे पढ़ सकते हैं, द वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशनशिप विद द अनदर नाउन एंड प्रोनाउन। तो ऐसा शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगा हो और वह दूसरे संज्ञा और सर्वनाम के साथ उसका संबंध बताए, तो वह आपका होता है प्रीपोजिशन। ठीक है। तो इस तरह से द वर्ड्स placed before noun or pronoun to show relationship with another noun and pronoun। ठीक है। तो इस तरह से आपने डिफिनेशन समझ लिया कि कोई भी शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले लगा हुआ है और दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशनशिप शो करता है, वही आपका होता है प्रीपोजिशन। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि द बुक ऑन द टेबल। बुक द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या लगता है, नाउन लगता है, तो बुक क्या हो गया, नाउन। द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या लगता है, नाउन, तो टेबल हो गया नाउन। अब यहाँ पे देखिए, किताब मेज पर है, किताब और मेज का रिलेशनशिप कौन बता रहा है, ऑन बता रहा है। या पहले नाउन और दूसरे नाउन का रिलेशनशिप कौन बता रहा है, ऑन बता रहा है कि किताब मेज पर है, तो ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल ले सकते हैं, द ब्रिज across the river is too short। ओके। तो यहाँ पे द आपका हो गया क्या, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या लगता है, नाउन, तो ब्रिज हो गया आपका नाउन। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द आर्टिकल, तो आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन, रिवर हो गया आपका नाउन। तो यहाँ पे आप देखिए, एक क्रॉस किसके बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, ब्रिज के बीच में और रिवर के बीच में, कि जो ब्रिज नदी के ऊपर बना हुआ है वह बहुत छोटा है। तो एक क्रॉस यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्रीपोजिशन, जो कि नदी और ब्रिज और नदी के बीच में रिलेशनशिप को दिखा रहा है। ये हो गया प्रीपोजिशन। ओके। तो ये होता है प्रीपोजिशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंजंक्शन। तो उम्मीद है आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा, और कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ओके। तो ये आप पढ़ेंगे हम कंजंक्शन। सबसे वफादार टॉपिक आपका माना जाता है कंजंक्शन को, पार्ट ऑफ स्पीच में का। तो ये हो गया आपका 7वां टॉपिक, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन को जनरली लोग बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड, बट यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे हम। कंजंक्शंस आर दोज वर्ड्स व्हिच ज्वाइन बिटवीन टू फ्रेज, टू क्लॉज एंड टू सेंटेंसेस। ओके। टू फ्रेज मतलब दो फ्रेज को जो ज्वाइन करे, दो क्लॉज को जो ज्वाइन करे, या फिर दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जो ज्वाइन करे, वो होता है आपका कंजंक्शन। वही प्रीपोजिशन को ध्यान में रखेंगे कि प्रीपोजिशन का डेफिनेशन ये था कि जो नाउन और प्रोनाउन को दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेशनशिप शो करता है, वो होता है आपका प्रीपोजिशन। वहीं पे कंजंक्शन क्या होता है, जो कि दो वर्ड्स, दो फ्रेज, दो क्लॉज, दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशनशिप शो करे, वो होता है आपका कंजंक्शन। द वर्ड्स सो, आप ऐसे लिखिए डिफिनेशन, द ज्वाइनिंग वर्ड्स
between clauses, joining words between clauses, phrases and sentences. For एग्जाम्पल में आपको दो क्लॉज का कौन सा ले सकते हैं, जैसे आई फ्रेज का लेते हैं, आई वॉक्स एट ऑफिस और एट होम। ओके, आई वॉक्स एट ऑफिस और एट होम। मैं या तो ऑफिस में काम करता हूं या फिर घर पे काम करता हूं। तो यहां पे आप देखिए एट ऑफिस और एट होम, ये हो गए दो फ्रेजेज। फ्रेजेज को कौन जोड़ रहा है, और या तो घर पे या तो ऑफिस पे। तो और क्या हो गया, कंजंक्शन। देखिए फ्रेजेज और क्लॉजेज का डेफिनेशन आगे जाके नए वीडियो में मतलब एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक आप शॉर्ट में समझ लीजिए फ्रेजेज और क्लॉजेज होते क्या है। फ्रेज जनरली वो वर्ड्स होते हैं द कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स हैविंग नॉट इट्स सब्जेक्ट नाइदर इट्स फाइनाइट वर्ब। ओके, फ्रेजेज में ऐसे कलेक्शन ऑफ वर्ड होते हैं जहां पे ना तो सब्जेक्ट होंगे और ना तो वर्ब होंगे। वहीं पे क्लॉजेज क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स होते हैं जहां पे आपका सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी होता है, वो होते हैं आपके क्लॉज। तो इस तरह से आप डेफिनेशन को दिमाग में रखिए और उसके हिसाब से सॉल्व कीजिए। इसी तरह अगला एग्जांपल लेते हैं हम, he said that he was ill। ओके, उसने कहा कि वह बीमार था। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए he क्या हो गया, सब्जेक्ट, said क्या हो गया, वर्ब, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, वाज क्या हो गया, वर्ब। तो आपने यहाँ पे देखा, जैसे कि मैंने क्लॉज का डेफिनेशन बताया कि जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब अवेलेबल हो वो होते हैं क्लॉज। उसी कलेक्शन ऑफ वर्ड को क्लॉज करते हैं। तो ये हो गया आपका क्लॉज, और ये हो गया क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए दो क्लॉजेस को कौन ज्वाइन कर रहा है, दैट। तो दैट यहाँ पे क्या होगा, कंजंक्शन। ठीक है, इस तरह से आपने देखा दो फ्रेजेस को जो ज्वाइन कर रहा है, जो दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है वो कंजंक्शन होता है। और प्रीपोजिशन वहीं पे दो नाउन या दो प्रोनाउन या नाउन प्रोनाउन या प्रोनाउन नाउन में आपका संबंध बताता है, वो प्रीपोजिशन होता है। तो इस तरह से आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक आपका कौन सा हो गया, इंटरजेक्शन। बहुत ही छोटा टॉपिक है। इंटरजेक्शन। ओके, द वर्ड्स विच यूज टू एक्सप्रेस द सडन इमोशंस। ठीक है, सडन इमोशन को जो शो करने के लिए वर्ड्स यूज होते हैं वही मुख्य होते हैं इंटरजेक्शन। द वर्ड्स मार्कर नहीं चाहिए। The words used to express sudden feeling, sudden emotion। ठीक है, जैसे हुर्रे, इंडिया वॉन द मैच। यहाँ पे हुर्रे क्या है, यहाँ पे हुर्रे इंटरजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सडन फीलिंग आई, आपने बोल दिया हुर्रे इंडिया वॉन द मैच। तो हुर्रे यहाँ पे क्या हो गया, आपका इंटरजेक्शन। उसी प्रकार एक और लेते हैं, जैसे कि
अलाश, ही लॉस्ट हिज ओनली सॉल। यहाँ पे दुख की भावना को आपको प्रयोग शो करना था तो आपने बोल दिया अलाश। यहाँ पे सडन फीलिंग को शो करने के लिए, सडन इमोशन शो करने के लिए अलाश का उपयोग हुआ, तो अलाश आपका क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। तो इस तरह से आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से समझा, पूरी तरह से हमने डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा। तो उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इस तरह से आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा और इसे रिवाइज कीजिएगा। इससे आपके मतलब एग्जाम में ना 25 क्वेश्चन आते हैं तो 4-5 क्वेश्चन तो बस आप इसके पहचानने से कर लेंगे। यूं चुटकियों में आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे, हवा हवा कर देंगे आप। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं हम आपको अगले नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।